हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इससे सीटेट में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी और इसमें एजुकेशन फील्ड में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी फर्स्ट आई थी हमारी 1968 में, सेकंड आई थी हमारी 1986 में, और ये आई है थर्ड 2020 में, और ये आई है हमारी 34 साल बाद। ठीक है, तो चलिए आइए से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया गया था। तो ये जो इसरो के प्रमुख हैं हमारे के कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में एक पैनल तैयार किया गया था जिसमें NEP का प्रारूप रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है और ये 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है कि एजुकेशन फील्ड में ये 34 साल बाद आई है पॉलिसी। और ये जो एजुकेशन में है नए बदलाव के साथ आई है, जिससे एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छे बदलाव किए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो इसमें MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि MHRD का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल बाद आई है, तो 34 साल बाद ये आई है। तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। तो ये जो चेंज किया गया था नाम, शिक्षा मंत्रालय किया गया था, और इसका एम क्या था कि शिक्षा में और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना, लर्निंग पर फोकस करना, ये इसका एम था। NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। तो 21वीं सदी की कौन सी शिक्षा नीति है, ये फर्स्ट नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति आई थी 1968 में, मैंने आपको बताया ये अभी, और दूसरी आई थी 1986 में। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आके पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से आप समझ लीजिए इन्हें। NEP 2020 का लक्ष्य क्या है कि 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, कि 2040 तक एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाना है जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँचे, यानी कि हर फील्ड के बच्चों को या हर कास्ट के बच्चों को अच्छी एजुकेशन और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। ये इस NEP 2020 का एम है। ठीक है, कि सभी बच्चों को अच्छे से और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी फील्ड से आते हों या किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। ठीक है, इसका उद्देश्य एक नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों को संरेखित हो। कि जो SDG में गोल दिए गए हैं तो उसमें एक गोल एजुकेशन का भी है। तो 21वीं सदी की शिक्षा को और इसके लक्ष्य को इसका पूरा करना है। राज्यों केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को GDP के 6% तक बढ़ाने तक लक्ष्य निर्धारित करता है। तो इसमें GDP का यानी कि ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना इसमें 6% है जो कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है इसके एम क्या थे, तो उद्देश्य क्या है NEP 2020 के। NEP 20 का उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। यानी कि एक तो प्राइमरी एजुकेशन में जो नामांकन है या रजिस्ट्रेशन है बच्चों के, वो 26.3% से 50% करना है। और दूसरा क्या है कि ऐसी शिक्षा देना है जिससे बच्चों का व्यावसायिक शिक्षा भी मिले और वो उनमें कोई अच्छी स्किल डेवलप हो सके। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना है जिनमें से प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे। ठीक है, तो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना है और जिसमें कि 3000 या इससे अधिक छात्र होंगे एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें स्कूली शिक्षा की बात करें तो अगले दशक के चरणबद्ध तरीके में सभी स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना है। कि अभी जो एजुकेशन दी जाती है वो सिर्फ बुकिश दी जाती है, अब एजुकेशन में ऐसी चीज़ें भी डाली जाएंगी जो बच्चों में कुछ स्किल डेवलप हो और वो आगे अपने फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस या कुछ ऐसी चीज़ें कर सके जिससे वो अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई काम कर सके और वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षकों और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नई एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क पेश की जाएगी कि सभी टीचर के लिए और नया पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क दिया जाएगा जिसमें कक्षा 5 तक के से छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा। कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें किस लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी, मदर टंग में। ठीक है, मदर टंग में लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चों के कौशल और क्षमताओं पर होगा। कि सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाई जाएंगी। जो अभी हाल फिलहाल की एजुकेशन चल रही है हमारी, इसमें रट्टाफिकेशन ज़्यादा है और इसमें स्किल डेवलपमेंट पे कम ध्यान दिया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है NEP, उसमें ये जोर दिया गया है कि बच्चों में कुछ स्किल डेवलप की जाए जिससे वो अपना कोई आगे फ्यूचर में सेल्फ डिपेंड हो जाए और वो अपना कुछ स्किल के अकॉर्डिंग अपना कोई वर्क कर सकें। पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव, आर्ट साइंस कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है कि ये सब्जेक्ट तो रहेंगे लेकिन इनके साथ क्या किया है, प्लस हम किसी भी फील्ड से बच्चों को अपना सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी। कि जो बोर्ड्स एग्जाम होंगे वो नॉलेज पर बेस्ड होंगे और इसमें 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाएगा। ये 5+3+3+4 क्या है मैं बताती हूँ आपको। 5+3+3+4, तो 5 में क्या है, प्री प्राइमरी आ जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक, KG से 2nd क्लास तक आएगा हमारी ये 5 ईयर में। 3 ईयर में आएगा 3 to 5th और 3 साल ये 6 से 8 तक और ये 4 साल हमारे 9 से 12 तक। इस तरह से इसमें क्लासेस को डिवाइड किया गया है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NEP में पाठ्यक्रम की शैक्षणिक संरचना किस प्रकार है, तो इसका आंसर क्या होगा 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की जाएगी। उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण किया जाएगा और 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु को सार्वभौमिक किया जाएगा। कि 2025 तक
जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वो सार्वभौमिक की जाएगी, यानी कि सभी के लिए की जाएगी, सभी क्लास के या सभी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए की जाएगी। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिककरण किया जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा कि जो कक्षा 6 है उसमें बिजनेस वोकेशनल एजुकेशन देने के साथ साथ कोडिंग की शिक्षा भी दी जाएगी और करिकुलम में चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, जो बच्चों को सेल्फ डिपेंड होने के लिए और सेल्फ स्किल डेवलप के लिए हेल्पफुल रहेंगे। कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। यह भी मैंने आपको पीछे ही बताया है। एक नया पाठ्यक्रम ढांचा पेश किया जाना है जिसमें प्री स्कूल और आंगनवाड़ी वर्ष शामिल होंगे। जो शुरू के 5 साल है उसमें ये चीज़ प्री स्कूल और आंगनवाड़ी वर्ष शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है 2025 तक आधारभूत साक्षरता को संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करने होंगे। नेक्स्ट है NEP द्वारा अनुशंसित स्कूल में सुधारों में छात्रों के पूरे स्कूल के अनुभव की प्रगति पर नज़र रखना शामिल होगा। इसमें कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा की जाएगी, यानी कि क्लास 3, 5th और 8th में क्या की जाएगी, राज्य जनगणना परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश 10वीं बोर्ड परीक्षा के पुनर्गठन की थी जो मुख्य रूप से केवल कौशल, मूल अवधारणा और उच्च क्रम की सोच क्षमताओं पर ध्यान देगी और उनका परीक्षण करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें उच्च शिक्षा की। इसमें क्या चेंज आए हैं। UG प्रोग्राम में एकाधिकार बार प्रवेश निकास, उदाहरण के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट 1 साल तक पढ़ते हैं 12th के बाद तो एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल तक पढ़ते हैं तो एक डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल तक पढ़ते हैं तो स्नातक की डिग्री दी जाएगी। जैसे ग्रेजुएशन में भी हमें 3 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं तो उसमें ये टेंशन नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि अगर हम ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा और थर्ड ईयर करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, और 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम को वैकल्पिक होगा कि जो 4 साल का है ये मतलब ऑप्शनल होगा कि आपको 3 साल का करना है या 4 साल का, या किस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 साल पूरे करता है अपने ग्रेजुएशन के तो उसे क्या दिया जाएगा, रिसर्च की डिग्री दी जाएगी और इसमें MPhil को बंद कर दिया जाएगा। जब ये अप्लाई होगी तो MPhil इसमें बंद कर दी जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। रिसर्च टीचिंग इंटेंसिव विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें हर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी। ठीक है, कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है चिकित्सा कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नया अम्ब्रेला नियामक बनेगा। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 से बढ़ाकर 2035 तक कितना करना है, 50% करना है और अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटें हैं। ठीक है, और इसमें कितनी सीट होंगी, नई 3.5 करोड़ नई सीटें दी जाएंगी। नेक्स्ट है
आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, यानी कि साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को शामिल किया जाएगा। यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो पिछड़े जिले हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है। अगर इसमें त्रिभाषा सूत्र की बात करें हम इसमें, तो क्या कहा गया है? त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिण भाषाओं में से एक के अध्ययन को और गैर हिंदी भाषा राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी के भाषा का अपनाना और लागू करना होगा, यानी कि हर स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हिंदी के साथ इंग्लिश और प्लस एक अदर लैंग्वेज, और इसी तरह अदर स्टेट में हिंदी लैंग्वेज नहीं है उन राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषा प्लस इंग्लिश और के साथ साथ हिंदी के अध्ययन को अपनाना लागू करना होगा, यानी कि जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है वहाँ पे हिंदी होगी प्लस इंग्लिश होगी और प्लस एक अदर लैंग्वेज होगी। ठीक है। इस तरह 3 भाषा सूत्र इसमें अप्लाई होगा। और जो जहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, जहाँ गैर हिंदी शासी प्रदेश हैं, उनमें वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी प्लस इंग्लिश होगी और प्लस हिंदी को वहाँ पर अपनाना लागू करना चाहिए। ये चीज़ इसमें त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले में बताई गई हैं। नेक्स्ट है शिक्षक और शिक्षा की नेक्स्ट टीचर के लिए क्या डिग्री दी जाएगी? 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी कि अगर किसी को टीचर बनना है तो 4 साल की एकीकृत बीएड करनी होगी। और शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन तरीके से छात्रों को पढ़ाने के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।